फीस को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन। नो स्कूल नो फीस को लेकर संयुक्त अभिभावक समिति का विरोध प्रदर्शन। अभिभावक समिति ने राजस्थान बंद रखा, बंद का मिला जुला असर। फीस वसूली को लेकर निजी स्कूल संचालकों पर अभिभावकों को प्रताड़ित करने का आरोप। फीस को लेकर निजी स्कूलों की मनमर्जी पर लगाम लगाने की मांग। अभिभावकों ने कहा, कोरोना काल में आर्थिक संकट, परिवार पालें या स्कूल फीस जमा करवाएं। अभिभावकों ने फिर से एक बार मोर्चा खोल दिया है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान स्कूलें बंद थी और उसके बाद जैसे जैसे स्थिति सामान्य होने लगी, अब स्कूल की तरफ से जो है फीस को लेकर जब सचेत किया जा रहा है तो उसको लेकर अभिभावकों में आक्रोश है। नो स्कूल नो फीस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। नो स्कूल नो फीस का नारा बुलंद करते हुए आज अभिभावकों ने राजस्थान बंद का आह्वान किया था। ये इस मुद्दे पर पहली बहस नहीं है और आखिरी भी नहीं होगी, क्योंकि स्कूल संचालकों के भी और अभिभावकों के भी दोनों के अपने अपने तर्क हैं। अभिभावक कहते हैं कि जब स्कूलों का संचालन हुआ ही नहीं तो फीस किस बात की भरें, और भरें तो तब जब फीस भरने के लिए पैसे हों। कोरोना ने रोजगार छीन लिया है, लॉकडाउन के बाद बढ़ी महंगाई में जीना मुश्किल हो रहा है, फीस लाएं तो कहां से लाएं। स्कूल वालों का तर्क है कि उनके सर्वाइवल का संकट क्या संकट नहीं है, उन्हें भी सैकड़ों परिवारों की सोचनी है जिनके घर का चूल्हा स्कूल की आय से ही चलता है। देश के कमोबेश हर राज्य में ये कशमकश चल रही है और सरकारों से इस मामले के हल की उम्मीद करना बेकार है। सरकारें न तो स्कूलों पर फीस न लेने का फैसला थोप सकती हैं और न ही अभिभावकों पर फीस देने का। राजस्थान में फिलहाल स्कूल खुलने तक फीस को स्थगित किया हुआ है, तो फिर इस संकट से कैसे निपटा जाएगा। आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी, इन सवालों के जरिए कि कोरोना संकट में फीस की वसूली कितनी जायज़ कितनी गलत। अगर पढ़ाई में ब्रांड चाहिए तो फिर फीस में आनाकानी क्यों। और सेवा की सीख बनाम सर्वाइवल की लड़ाई का आखिर हल क्या होगा। प्राइम डिबेट में हमारे साथ मेहमान हैं आज मनीष गौतम, अभिभावक हैं आप। अनिल शर्मा जी हैं, निजी स्कूल परिवार संघ के अध्यक्ष हैं। ईशांत जी हैं, आप उस समिति के जिसका आज बंद का आह्वान था, अभिभावक संयुक्त संघर्ष समिति, आप उसके प्रवक्ता हैं। और एसपी मित्तल साहब हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ईशांत जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। ईशांत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। क्या चाहते हैं आप, क्या हो रहा है जिसमें से क्या नहीं होना चाहिए? सभी के सामने है। स्कूलों में नो स्कूल नो फीस के मुद्दे पे हम लोग एक आज राजस्थान बंद का सफल प्रायोजन रहा हम लोगों का। उसके लिए मैं बहुत आभारी देना चाहूँगा राजस्थान की आम जनता, अभिभावकों को, व्यापार मंडलों को और सारे सामाजिक संगठनों को जिन्होंने इस मुद्दे पे हमारा साथ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अभिभावक हैं और आज प्रताड़ित हो रहे हैं हम ये नो स्कूल नो फीस के मुद्दे पे। स्कूल वालों, एक बहुत सिंपल सा मेरा सवाल है कि आज हम अभिभावक सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? क्या कभी किसी ने विचार किया इसका, या मंथन के लिए सरकार या स्कूल वालों ने हमारे साथ वार्ता की? हम स्कूल पे ज्ञापन देने जा रहे हैं तो पुलिस को बुला के गिरफ्तार करवाया जा रहा है। ये स्कूल वालों ने बाकायदा मनमानी कर रखी है। देखा जाए तो स्कूल जितने भी हैं राजस्थान की, सभी अनुदानित जमीनों पे प्राइवेट स्कूलों वालों ने स्कूल खोल रखी है। इनके पास अथाह पैसा, सिक्योरिटी मनी, कॉशन मनी, सीएसआर मनी, अत्यधिक मूल्यों पर किताबों की बिक्री, स्टेशनरी, एडमिशन फी, ये सारे अघोषित आए हैं इनके, जिनके ऊपर ये इनकम करते हैं। और अभिभावकों का सिर्फ एकमात्र सोर्स है इनकम है, जिससे अभिभावक अपना घर चलाता है। और इस कोरोना काल में उनके पास नौकरियां भी नहीं है, कई बेरोजगार हो गए हैं।
स्कूल वाले हमारे सुनने को तैयार नहीं, दरवाजे बंद करके अंदर बैठे हैं, पुलिस को बुला के हमको गिरफ्तार करवा देते हैं। अच्छा, सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं, सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं है। हम आम जनता अभिभावक आज परेशान हो रहे हैं। क्या होना चाहिए ईशान जी, बताएं। ईशान जी क्या होना चाहिए, स्कूल वालों को क्या करना चाहिए? अरे साहब, इस बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। एक बार मेरा पहले भी मैंने एक डिबेट में कहा था, सरकार को पहल करनी चाहिए जी। वार्ता के लिए अभिभावकों को, कुछ स्कूल वालों को, कुछ सरकार के तरफ से कुछ लोग आए और इसको बैठ के वार्ता करके कहीं ना कहीं इस चीज की सुलझाहट तो हो, लेकिन कोई आगे तो बढ़े। हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास लगातार इनके मैसेजेस आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, फीस जमा कराइए, फीस जमा कराइए। अरे साहब, फीस जमा कराएं तो कहां से? अरे भाई साहब, जिनकी नौकरियां थी उन बेचारों की सैलरियां आधी हो गई, कई लोगों को तो ये वही वार्ता है भाई निकाल साहब। दिया। इसमें एक प्रतिनिधि आप हैं अभिभावकों के, इसमें एक प्रतिनिधि अनिल जी हैं स्कूल वालों के। सरकार नहीं है और सरकार से इस मामले का हल निकलेगा भी नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या होना चाहिए, क्या रास्ता हो सकता है, हम उसकी बात करें। रास्ता बहुत सिंपल सा है। स्कूल वाले आए, हम लोग भी बैठते हैं और बैठ के आपस में वार्ता करके एक बीच का एक मध्यम मार्ग निकाल के उस पर अपन बैठ के चर्चा करते हैं। लेकिन स्कूल में जाते हैं तो स्कूल वाले तो बाहर पुलिस को खड़ी कर रखी है। अच्छा। कोई गिरफ्तार करवा देता है, कोई तो गेट के अंदर से ही बोल देता है कि हम हैं ही नहीं। फिलहाल आपकी मांग इतनी है कि स्कूल वाले वार्ता के लिए भी तैयार नहीं है। बाकी बातें तो बात की हैं, वार्ता में क्या होगा, क्या प्रस्ताव आप रखने वाले हैं या क्या मांग आप रखने वाले हैं, वो बात की बात है। फिलहाल आपकी पीड़ा यह है कि स्कूल वाले बातचीत के लिए भी तैयार नहीं है। और अनिल शर्मा, ईशांत कुमार की ये मांग जो है वो निराधार नहीं है। स्थिति वास्तव में ये है। एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी नहीं कहता हूँ, मैं अकेले आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल कुछ स्कूलों की भी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उन कुछ स्कूलों के बारे में हम सब ये मानते हैं कि उन स्कूलों में आम आदमी का घुसना मुश्किल है। वहाँ पर उन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जिनके बच्चों के एडमिशन के लिए पता नहीं कहाँ से फ़ोन करवाने पड़ते हैं, और वो लोग वहाँ लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। जिनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं ना, ये न्याय करेंगे, ये दखल करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, वो खुद वहाँ याचक बनकर खड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ईशान जी जैसे लोगों की ये पीड़ा एकदम जायज़ है कि सुनवाई के लिए ही तैयार नहीं होता कोई। अनिल जी, ये एकदम सच है और मैं स्वागत भी करता हूँ ईशान जी आपका, आपने बहुत अच्छा। सबसे पहले जेपी जी, मैं आपका स्वागत करूंगा। आज आप जिस तरह से पूरे मुद्दे को निष्पक्षता की तरफ लेके जा रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। पर मैं 3 चीजें रखना चाहूंगा ईशान जी। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा, नो स्कूल नो फीस वर्ड बंद करें आप। स्कूल कहाँ है? स्कूल तो है। स्कूल का काम क्या था? एजुकेशन देना। जब बच्चा आता था तो बैठ के एजुकेशन दे रहा था, अब नहीं आ पाया तो ऑनलाइन दे रहा है। तो ये शब्द नहीं बोले। अब दिक्कत कहां आ रही है? आपका कहना भी सही है, आपके पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं दे पा रहे हो। आप देना चाहते हो, आपकी नीयत अच्छी है, पर दुर्भाग्य का हमारी सरकारों को जो कदम उठाना चाहिए था नहीं उठाया। और यह भी सच है कि चंद स्कूल पूरी फीस लूटने में लगे रहे, इसलिए झगड़ा बढ़ता गया। कुछ अच्छे स्कूलों ने फीस माफ की, लेकिन पेरेंट्स ने वहां भी जमा नहीं कराया। कुछ स्कूलों ने 30 से 35% डिस्काउंट दिया, पेरेंट्स वहां भी नहीं गए। पेरेंट्स ने एसोसिएशन बना के उन लोगों को ले गए जिनके बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। कुछ जगह ज्यादा बदतमीजी करके तोड़फोड़ की, प्रिंसिपल का उल्टा सीधा वीडियो बनाया। तो मजबूरन सबको अपने बचाव में पुलिस को बुलाना पड़ा। लेकिन ये सच रास्ता नहीं और मैं ये कोई सही रास्ता मानता हूं। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आज आप पे अगर संकट आया और हम ही मदद नहीं करेंगे तो ये हमारी मानवता भी नहीं, फिर तो हम बिजनेसमैन हो गए। मैंने इस संबंध में जयपुर के बड़े स्कूलों से बात की। अब स्थिति थोड़ी बदली है। बड़े बड़े स्कूल जिनको आप चाहे जेवियर्स कह लीजिए, माहेश्वरी ग्रुप कह लीजिए या और सोफिया ग्रुप, कोई से भी ग्रुप की बात करो, हमने बड़े स्कूलों से भी बात की। यदि आप पेरेंट्स बैठ के बात करना चाहते हैं तो स्कूल तो नहीं करेगा सीधे तौर पर उनके प्रतिनिधि के तौर पे मैं कुछ और हमारे संगठनों को साथ लेकर आपके साथ एक अनऑफिशियल वार्ता करने को तैयार है, एक बीच का रास्ता निकालने को तैयार है। पर अब इसमें टेक्निकल अड़चन आ गई जेपी जी। क्या अड़चन आ गई कि जब हमने पहल की तो पेरेंट्स एग्री नहीं हुआ, पेरेंट्स चाहता पूरी माफ हो, सरकार ने बीच का रास्ता निकाल के डेफर कर दिया। उस डेफर के आदेश को 6 कोर्ट याचिकाओं के माध्यम से हमने कोर्ट में चैलेंज कर दिया और 6 अगस्त को राजस्थान सरकार ने अपना जवाब पेश कर दिया। अब चूंकि कोर्ट के उसमें गई गेंद पाले में, तो अब कोर्ट के निर्णय तक सरकार चाहती है हम कदम नहीं बढ़ा सकते, कोई आंसर नहीं चुके और हम भी बैक नहीं उठ सकते। लेकिन फिर भी बातचीत के जरिए अगर हम कोई समझौता कर लेते हैं जो सम्मानजनक सबके लिए होता है, तो हो सकता है कोर्ट में हम समझौते को पेश कर दें या सरकार समझौते को पेश कर दे, रास्ता है। पर मैं आपकी बात का स्वागत भी करता हूं और सहमत भी हूं। इस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम बैठ के बात करें, पर एक एक से नहीं।
या तो अकेला पेरेंट जाए, स्कूल वाले तैयार है, हाँ, यूनियन जाएगी, माफी चाहूंगा स्कूल नहीं कर पाएगी, यूनियन से यूनियन बात करेगी, हम तैयार हैं। ठीक है, मैं वापस आता हूं आपके पास। ईशान जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मनीष गौतम, जो अनिल शर्मा जी ने कही कि बिजनेस नहीं है, ये तो सेवा है। आमतौर पर अभिभावक की पीड़ा यही रहती है, अनिल जी आप इस बात का की तोहमत अक्सर सुनते होंगे, आप करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात की तोहमत आपको अक्सर सुननी पड़ती होगी कि अभिभावक इस बात से दुखी रहता है कि स्कूल स्कूल है कि ये व्यापार का केंद्र है, जहाँ पर पढ़ाई के लिए किताबों से लेकर, ड्रेस से लेकर और प्रोजेक्ट बनाएंगे उससे लेकर और तमाम तरह की, अगर कहीं बाढ़ आपदा कुछ और आ रही है, कोरोना भी अगर हो रहा है, स्कूल बंद हो गए, स्कूल खुले होते तो बच्चों से अंशदान लिया जाता। तो ऐसी स्थिति में मनीष गौतम, ये इस बात को आंख मूंद कर मानते रहना कितना संभव है कि नहीं स्कूल तो सेवा के केंद्र है? नहीं, मैं जेपी जी, मैं ये कहना चाहूँगा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने ये बहस रखी, यहाँ पर हम लोगों को बिठाया। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि स्कूल एक शिक्षा का मंदिर हुआ करता था पहले ये जाना जाता था कि स्कूल शिक्षा का मंदिर है। किसी के पास पैसा नहीं रहता था, बिना फीस के भी लोग पढ़ते थे, बहुत कम उसमें पढ़ते थे। आज के समय में स्कूल एक बिजनेस हो गया, बड़े बड़े स्कूल बन गए, बड़ी बड़ी जमीनें जो सरकार ने अलॉट करी, उसमें कई कायदे कानून हैं, पर तो स्कूल वाले बिल्कुल उसको एक तरफ से वो कर रहे हैं कि स्कूल वाले कोई सुनने को तैयार नहीं है। कई बेचारे माँ बाप जो हैं, जिन लोगों की स्थिति ऐसी है, जिनकी नौकरियां चली गई, 12.5 करोड़ लोगों की हिंदुस्तान में नौकरियां गई हैं, और वो कैसे फीस दें? आप लोग कह रहे हैं कि नो स्कूल नो फीस, हम भी कह रहे हैं कि नो स्कूल नो फीस। आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाने का मतलब क्या है? आप सोचिए कि ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में पहले तो बच्चों को यह कहा जाता है कि भाई मोबाइल के पास मत जाओ, टीवी मत देखो, और अब ऑनलाइन पढ़ाने की बात कह रहे हैं स्कूल वाले। तो कैसे? और ऑनलाइन से क्या हो रहा है? जिस बेचारे माँ बाप के पास वो नहीं है, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन नहीं है, वो कैसे पढ़े? 3 मैं अभी पिछली बार ही देख रहा था, अभी कोई एग्जाम हो रहे थे, उसमें भाई 3 डिवाइस खोलिए, आप कहां से लेकर आएंगे 3 डिवाइस? कोई ये व्यवस्था थोड़ी कर रखी है। और स्कूल वालों के पास खूब पैसा है, खूब कमाया है, खूब पैसा लिया है। मतलब आप ये सोच लीजिए कि एडमिशन के नाम पे पैसा लेते हैं, कहीं से फोन कराना पड़ता है, कहीं से क्या करना पड़ता है। और स्कूल वाले अगर ऐसा करेंगे, जो माँ बाप जा रहे हैं उनके पास ये इल्तिजा लेकर कि भाई हमें फीस माफ करिए या हमसे बात करिए, और पुलिस बुला के और ये करेंगे, तो साहब ये गलत है। ठीक है, मुझे बताइए मनीष गौतम, अगर ऑनलाइन क्लासेस संभव नहीं है, फिजिबल नहीं है, और ऑनलाइन के क्लासेस के अगर अभिभावक बाय एंड लार्ज खिलाफ हैं, और ऑनलाइन क्लासेस को अगर बंद कर दिया जाता है, तो जो स्थिति आती है हम उसके लिए कितना तैयार हैं? कोरोना का तो पता नहीं कितना लंबा चलेगा, तो क्या स्कूल होना ही नहीं चाहिए? क्या क्लासेस होनी नहीं चाहिए? स्कूल होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे। क्या रास्ता हो सकता है? क्या रास्ता हो सकता है? ऑनलाइन क्लासेस की जगह आप ये सोचिए कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए इतने 6-6, 7-7 घंटे तक लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस। हाँ, तो उसका समय कम होना चाहिए। समय कम होना चाहिए, समय कम होना चाहिए। और उसमें ऑनलाइन क्लासेस में ये लोग ये कहते हैं कि भाई फीस जमा करवाइए, फीस जमा करवाइए, हर बार ये होता है। क्यों कहते हैं भाई? ठीक है, हर एक माँ बाप चाहता है, हर एक, आज से पहले कभी भी किसी माँ बाप ने ये नहीं कहा कि हम फीस नहीं जमा कराएंगे, टाइम पे फीस जमा करवाता था माँ बाप। ठीक है, एसपी मित्तल साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ईशान जी मुझे बताइए, ईशान जी, बिजनेस है कि सेवा है? इसको लेकर अलग अलग तरह के दावे आते हैं। अब मनीष गौतम अभिभावक कह रहे हैं कि बिजनेस बना रखा है। भाई बिजनेस बना रखा है तो आपकी गन पॉइंट पे तो आपके बच्चों का एडमिशन करवाया नहीं था। आपका मतलब वो अभिभावक जो भागते हैं कॉन्वेंट नाम के पीछे, जो भागते हैं सेंट नाम के पीछे, जो भागते हैं बड़े बड़े नामों के पीछे, वो अभिभावक अपनी मर्जी से 10 जगह से सिफारिश लगाकर, 10 जगह लोगों के हाथ पैर जोड़कर तब अपने बच्चों को भर्ती कराते हैं ना। क्यों कराते हैं? जबकि हम तो पढ़ते हैं कि तमाम महापुरुष जितने लोगों की जीवनियां पढ़ रहे हैं वो सब लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ करके महापुरुष बने हैं। तो फिर हम क्यों उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं? और जब भाग रहे हैं तो उनकी दादागिरी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। ईशान जी। सर शर्मा जी, मैं इस मुद्दे पे आपको बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, ये पब्लिक वेलफेयर का काम है। लेकिन समय के हिसाब से इन्होंने इसको व्यवसायीकरण बना दिया निजी स्कूलों ने। आप देखिए कि अनुदानित जमीनें हैं इनके पास, जो कि बेसिकली आम जनता की जमीनें हैं, मैं मानता हूं, क्योंकि आम जनता ही सरकार हम लोग बनाते हैं, और सरकार इनको शिक्षा के नाम से, पब्लिक वेलफेयर के नाम से जमीनें अलॉट करती है। मेरे सवाल इनके लिए, अगर स्कूल वालों के लिए तीखे होंगे
तो जी हाँ। आपके लिए भी तीखे होंगे। मैं सवाल दोनों तरफ बराबर जो सवाल बनते हैं ना वही सवाल करूंगा। तो सवाल ये नहीं है इन्होंने क्या कर रखा है, वो आप अपने पहले सवाल के जवाब में बता चुके हैं। जी हाँ, मैं कह रहा हूं बिल्कुल, आपको बिल्कुल। कि ये हमारी वजह से ही तो हमारा जो फैसिनेशन है, हमारी जो मुग्धता है ऐसे स्कूलों के प्रति, बड़े नामों के प्रति, उसी का तो फायदा उठा रहे हैं स्कूल। आज स्थिति यह है एसपी मित्तल साहब, स्थिति यह है कि अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल जो हैं एसपी मित्तल साहब, उनमें एक अगर सीट है बच्चे की तो उसके ऊपर 16 एप्लीकेशन आई हुई है। सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो नई खोली है, नया प्रयोग किया गया है, वहाँ एक स्कूल पर 16 आवेदन पत्र केवी हैं। में तो एडमिशन ही नहीं और जो मिलते साहब। सरकारी स्कूल, सामान्य सरकारी स्कूल हैं हिंदी माध्यम के, वहाँ कोई बच्चे नहीं है, वहाँ नामांकन करने पड़ते हैं, वहाँ प्रवेशोत्सव चलाने पड़ते हैं, वहाँ बच्चों को ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है। तो जब हमारी मानसिकता ये है तो फिर तो सेंट और फादर और ये सब उसका फायदा उठाएंगे। एसपी मित्तल साहब। जेपी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अभिभावक का रुझान भी है कि उसका जो बच्चा है वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल से पढ़े ताकि एक अच्छा होनहार बन सके और उसको नौकरी मिल सके। लेकिन अभी आपने जिन मुद्दों पे गौर किया, जो बात बताई बिल्कुल सही है कि जो सेंट हैं या कॉन्वेंट हैं या और दूसरे जो पब्लिक स्कूल है या कोई बड़े सामाजिक संस्थान जिनको स्कूलों को चलाते हैं, उनका एक भी अभिभावक सड़क पर उतर के ये नहीं कह रहा है कि वो फीस जमा कराने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुलाई के बाद में जब सत्र शुरू होता है तो 6-6 महीने की अग्रिम फीसें इन पब्लिक स्कूलों ने या बड़ी स्कूलों के लोगों ने पहले ही जमा करके रख रखी और लोगों ने खुशी खुशी करा दी है इस डर के मारे कि बच्चे को निकाल नहीं दें, बड़ी मुश्किल से तो भर्ती कराया था। उनका एक भी अभिभावक नहीं है। और इसी प्रकार जैसे अनिल शर्मा साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये उन स्कूलों का नेतृत्व नहीं करते। अनिल शर्मा जुझारू हैं, प्राइवेट स्कूलों के उन स्कूलों का नेतृत्व करने वाला तो बहस में आना ही पसंद नहीं करता मित्तल साहब। हाँ, इसी प्रकार वो अभिभावक भी नहीं है। जेपी जी, वो अभिभावक भी नहीं है जो कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो अभिभावक भी नहीं है। कोई अभिभावक नहीं चाहता कि अब एक महत्वपूर्ण बात और मित्तल साहब, जिसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। सरकार ने फीस डेफर की है, स्थगित की है कि जब स्कूल खुलेंगे तब जमा करा दीजिएगा। अभी नीट की और जेईई की बात चल रही थी, उस दिन बहस में शायद आप भी थे, अनिल जी भी थे। हमको ये नहीं पता है कि कोरोना कब खत्म हो जाएगा, हमको ये नहीं पता है कि स्कूलें कब खुलेंगी और हम हमारे बच्चों को स्कूल भेजना मुनासिब कब समझेंगे। हो सकता है स्कूल अगले महीने खुल जाए, लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं होगी स्कूल भेजने की। ऐसे में अगर ये पूरा साल निकल जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो क्या अगले साल 2 सालों की फीस अभिभावक एक साथ जमा कराएगा? ये तो संभव नहीं लगता है। जब 6 महीने की एक साथ जमा कराना मुश्किल हो रहा है, साल भर की फीस कहाँ से कराएगा मित्तल साहब? जेपी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने जो ये आदेश निकाला ना कि स्कूलों की फीस स्थगित की जाती है, जो बड़े स्कूल हैं वो कोई स्थगित नहीं कर रहे हैं, वो बराबर फीस ले रहे हैं। ये स्कूल वही स्थगित कर रहे हैं जिनके अभिभावक सड़कों पे हैं या अनिल शर्मा जी जैसे जिन स्कूलों का नेतृत्व करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के अभिभावक जो है वो फीस जमा नहीं करा रहे। सरकार तो आप मान के चलिए, सरकार का कोई अंकुश नहीं है प्राइवेट स्कूलों पर, कोई नियंत्रण नहीं है पब्लिक स्कूलों पर। और ये जो भी कुछ हो रहा है वो सब जो छोटे मोटे लोग हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने ऐलानिया बोला है कि हम एक लिमिट तक ही, एक सीमा तक ही निजी स्कूलों के नियम कायदों में दखल दे सकते हैं, ये ऐलानिया तौर पर बोला गया है। अब मेरे 2 सवाल हैं अनिल शर्मा जी। एक सवाल आपसे है कि क्या इस बात को समझते हुए, जैसा आप कह रहे हैं कि सभी स्कूलों को आप एक तराजू में मत तोलिए, लेकिन हम नहीं तोलेंगे, कोई बात नहीं, ईशांत नहीं तोलेंगे, ईशांत कुमार जी, लेकिन आम आदमी में जो धारणा बनी हुई है स्कूलों के प्रति, उसकी चुनौती आप लोगों के ऊपर भी तो आती है कहीं ना कहीं। आप लोगों के संग हैं, क्यों केवल अकेला अभिभावक संघर्ष करें? वो स्कूल जो दूसरे स्कूलों की वजह से बदनाम है, वो क्यों नहीं संघर्ष करें? वो इस बात की चिंता क्यों नहीं करें कि सबको एक तराजू में तोला जा रहा है? तो क्यों नहीं ऐसा हो कि आप लोग खुद ये तय करें कि इस साल आपके सिक्योरिटी के लोग नहीं आ रहे, इस साल आपके स्कूल के मेंटेनेंस के लोग नहीं आ रहे, इस साल आपका बिजली का खर्चा नहीं है, पानी का खर्चा नहीं है, तमाम दूसरे खर्चे बचे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए और वो भी इतनी कि आदमी दे सके। क्योंकि बाय एंड लार्ज जो ईशांत कुमार जी ने कहा कि ये वेलफेयर वाली बात है, ये धंधे वाली बात हो नहीं सकती। नहीं, एकदम सच कह रहे हैं जेपी जी आप। और इस बारे में थोड़ी सी आपको खुशखबरी भी दे दूं। हाँ। जो बड़े स्कूल से मेरी बात हुई, देखिए पहले तो नहीं मानते थे। हाँ, संक्षेप में कोरोना काल के दौरान बड़े बड़े स्कूल से जब मैंने बैठ के बात की, उनको समझाने की कोशिश की, तो सारे स्कूल 20 से 30% फीस करने को तैयार है, कम, सारे स्कूल ओपनली। और पेरेंट्स बैठकर फीस जमा करना शुरू करें, क्योंकि हम टीचर से रिक्वेस्ट करके उनकी सैलरी को थोड़ी कम करेंगे। कुछ खर्चे बिजली के कम हुए हैं निश्चित रूप से, और कुछ खर्चे भी कम हुए हैं, पर वो 20-30% से ऊपर नहीं हो सकती। दूसरी चीज मैं ये भी करवाने को तैयार हूं, मैं सबके सामने कह रहा हूं टीवी पे, जो पेरेंट्स कतई नहीं दे सकते, जिनकी जॉब चली गई, उनकी आगे 2-3 किस्तों में लेने की तैयारी भी हम करा सकते हैं, बशर्ते कि आप पेरेंट्स बैठें
और बैठकर एक बार पहले हमारे संगठन के साथ आप बैठ लीजिए, फिर मैं उन स्कूल्स के साथ ठीक बात है। करा दूंगा। जब ओपनली हम बैठेंगे, हाँ। आपके टीवी चैनल पे आ जाएंगे हम हाँ, लोग, हाँ। आपको बीच में ले लेंगे हाँ। और कोई रास्ता सरकार को बिल्कुल, देंगे। सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ क्योंकि हो सकती टेक्निकली हैं। ऐसा होगा, बैठना दोनों को दिल से पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। हम स्कूल वालों को भी बैठना दिल से पड़ेगा और आपको भी। देखिए, आप अपनी मांग करते रहोगे, नो स्कूल नो फीस, ऑनलाइन में कुछ नहीं हो रहा, ठीक इस है। लड़ाई में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है मनीष गौतम, इसके साथ साथ जो फीस की बात है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो हिडन तरीके से चीजें थोपी जा रही हैं उनसे तो पूरी तरह तौबा की जानी चाहिए। किताबें, ऐसा क्या संकट था इस साल की किताबें इस साल भी आपको बदलनी थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए उन दिनों में जब नया सेशन शुरू हुआ तो उन्होंने दूसरे बच्चे से खरीद ली जो प्रमोट हो गया अगले क्लास में, पता चला कि साहब ये तो कोर्स चेंज हो गया है। ये इसमें जेपी जी मैं आपको बताऊं, स्कूल वालों ने क्या करा कि पहले तो बोला कि वही बुक्स चलेगी जो कि आम बच्चे को पता होता है कि जो बच्चा 8 से 9th में गया या 6 से 7th में गया। नहीं, केवल किताबों की बात नहीं है, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। बुक्स, ड्रेसेस, कुछ चीजें चेंज करी है इन्होंने। हाँ। अब इन्होंने क्या करा कि अब वो बच्चे ने मई जून जो भी मई हाँ, आधा जून वो पढ़ा। हाँ। अब पढ़ने के बाद बोला कि नहीं अब हमारी बुक्स बदली जाएंगी। तो भाई बुक्स क्यों बदली जाएंगी, और बुक्स भी हमारे यहाँ ही मिलेंगी। वो बच्चे ने प्रमोट हुए, बच्चे से लिया, अपना काम करा, पूरा याद करा कि भाई आगे अभी फर्स्ट टेस्ट आएगा या जो भी क्वार्टरली जो भी आएगा उसमें मुझे एग्जाम देना है। बिल्कुल। अब उसके बाद स्कूल वाले सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए, अपनी सारी व्यवस्था करने के लिए कि भाई हम आप तो बुक्स भी यहीं से लोगे, ड्रेस भी इसी से लोगे, दूसरी जगह से मानी नहीं जाएगी और कॉपीज मानी नहीं जाएगी, वो स्कूल का नाम लिखा रहना चाहिए। भैया क्यों क्यों ठीक बात ऐसा? है, ठीक बात है, ठीक है। आप लोग गलत कर रहे हो हाँ। पेरेंट्स के साथ, और ये ठीक नहीं है। आम पेरेंट्स जिसने आप लोगों को इस जगह तक बनाया, आम पेरेंट्स ने कई सालों तक फीस दी, अगर एक साल नहीं दे पाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? चलिए ठीक है, ठीक है, बात ये अपनी जगह मायने रखती है, लेकिन ये बात भी समझनी चाहिए कि सर्वाइवल का संकट उन लोगों के सामने भी है जो स्कूलों से जिनके घर के चूल्हे जलते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा था, उसको भी समझा जाना चाहिए। अगर दुकानें हैं, मार्केट में दुकानें हैं, तमाम चीज़ों की दुकानें हैं, वहाँ पर स्टाफ कम करने की उन लोगों के पास सुविधा है। स्कूल वाले के पास ये सुविधा नहीं है कि 8 क्लास को 2 आदमी पढ़ा ले, 6 शिक्षक निकाल दे। इस बात को भी समझा जाना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर जो ईशान जी ने शुरू में कहा कि वार्ता से इस मामले के हल की तरफ बढ़ा जा सकता है, जो अनिल जी ने भी कहा, यह समझ में आना चाहिए कि बात जब बच्चों के भविष्य की हो तो संगठित तरीके से एक बात होनी चाहिए दोनों तरफ से, उससे संभवतः कोई रास्ता निकल सकता है। सर्वाइवल की चिंता दोनों ओर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।